जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता हमारे निमंत्रण पर आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर मंगला राय जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी, दलवई साहब, एच.एस. गुप्ता जी, डॉक्टर जे.पी. शर्मा साहब, डॉक्टर नजीर गनई साहब, सभागार में उपस्थित देश के तथा जम्मू कश्मीर के सभी कृषि वैज्ञानिक, हमारे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हमारे सभी अधिकारी, देश के दूसरे हिस्सों से आए हुए प्रगतिशील किसान भाई बहन, जम्मू कश्मीर के हमारे किसान बहन भाई, मैं ध्यानपूर्वक डुल्लू साहब से लेकर के और मेहता साहब के बीच जिन लोगों ने बोला है उनको ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था। आज बोलने के लिए खड़ा भी नहीं हूं, लेकिन पिछले कई महीनों से एक चर्चा हम सब कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है, संपन्न बनना है, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, तो किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो 4-5 चीज़ें अगर हम ठीक कर लें तो हमारी दिक्कतें कम हो जाएंगी, हम एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, जिस पर कि आज हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा एक क्षेत्र था इंडस्ट्री का, जहां हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके थे। आज़ादी से लेकर 1 साल पहले तक मोटे तौर पर 14,000-15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। अभी जब प्रधानमंत्री जी आए थे 24 अप्रैल को, तो 38,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम लोगों ने जम्मू में करी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 साल में ये 60-70 हज़ार करोड़ के ऊपर जाएगा। कोशिश हम उसमें ये कर रहे हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अधिक से अधिक लगे, ताकि आज जो चर्चा हो रही है इसके जो सार्थक परिणाम निकलें, उसका लाभ हमारे किसान भाई बहनों को मिल सके। टूरिज्म आप सब जानते हैं, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आज विषय दूसरा है, उसकी भी अपनी दिक्कतें, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। चौथा जो यहाँ की विरासत है, हमारा क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, अनेक जो हुनर यहाँ के लोगों का है, उसको कैसे हम बड़े पैमाने पर एक बड़े कैनवास पर खड़ा करके देश और दुनिया में उसे कैसे ले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर अलग अलग तरह से हम सब काम कर रहे हैं। आज मुख्य रूप से मैं समझता हूं कि आज ये 2 दिन की जो कार्यशाला है, ये जम्मू कश्मीर का भविष्य बदलने की क्षमता रखती है। अब मैं कोई बड़ी बात नहीं करने वाला हूं कि त्यागी जी को मैं बहुत ध्यान से सुना, मेरा उद्देश्य बहुत सीमित है। ये पॉलिसी क्या होगी एग्रीकल्चर की देश में, ये मेरे न चर्चा का विषय है, न मेरे, मैं समझता हूं कि क्षमता और मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। जम्मू कश्मीर में सही नीति क्या हो, हम अपने किसान को कैसे आगे बढ़ा सकें। डिफरेंट सेक्टर्स में एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, फिशरीज है, डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, इस सब की एक समेकित योजना हम बनाना चाहते हैं। और देश भर के जो विशेषज्ञ आए हैं, आप जैसे तमाम हमारे जो अनुभवी किसान हैं, और जम्मू कश्मीर के भी जो हमारे किसान हैं, इनके सहयोग से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना, और वो केवल फाइल और कागज के लिए नहीं, उसे जमीन पर उतारना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम करना चाहते हैं, ईमानदारी से करना चाहते हैं। विजन भले ग्लोबल हो, लेकिन एक्शन हम लोकल रखना चाहते हैं त्यागी जी।
एक्शन हम लोकल के बाहर नहीं ले जाना चाहते। जो बातें पहले कही जा चुकी हैं कितने प्रतिशत आबादी, अब उसको दोहराने का कोई मतलब मुझे नहीं है। विश लिस्ट हमारी भी बड़ी लंबी है, लेकिन उस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। मैं कुछ नीतियां ऐसी थीं जिनके कारण मैं समझता हूं कि काफ़ी दिक्कतें थीं। अब एक कानून था भूमि का, लैंड लॉज में, कि एप्पल ऑर्चर्ड अगर आपको लगाना है तो रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन चाहिए और काटना है तो भी चाहिए। तो उसको थोड़ा हम लोगों ने बदल दिया। अब लगाने के लिए किसी को किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप जितना चाहें एप्पल ऑर्चर्ड लगाना है तो लगाइए, कोई रोक नहीं है। काटने के लिए परमिशन जरूर चाहिए। एक कानून था यहाँ कि 4 कैनाल से कम जमीन है तो आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकते, उसको भी बदल दिया है कि गरीब से गरीब आदमी जिसके पास सबसे कम जमीन है उसको सबसे ज़्यादा जो है तो वो भी लगा सकता है। कुछ एरिया वाइज भी कानून थे कि यहाँ ये हो सकता वहाँ नहीं हो सकता, उसको भी बदल दिया है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, मैं समझता हूँ कि वो सब पूरी तरह से बदल दिया गया। अब सबको समान प्रकार की सुविधा और समान प्रकार के अधिकार देने की कोशिश की गई है। ये सच है कि 2 वर्षों में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बड़ी भारी प्रगति हुई है, लेकिन जो आंकड़े अभी बोले गए हैं कि देश के शीर्ष 5 राज्यों में किसानों की आमदनी के मामले में जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें हम भी अब शामिल हो गए हैं। और ईमानदारी से कहें तो पंजाब हरियाणा के बाद अब हम ही हैं तीसरे नंबर पर, जो फैक्चुअल स्थिति है। 30 सालों में खेती योग्य जमीन में हमने कुल 35,000 हेक्टेयर भूमि जोड़ी है। अब हमें फूड सिक्योरिटी की भी चिंता करनी है, किसान के आमदनी की भी चिंता करनी है, और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का योगदान जो है ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है, क्योंकि 70% आबादी जिस पर निर्भर है उसका योगदान पूरे जीडीपी में इतना कम हो, इससे हमें संतोष नहीं है। इसको आने वाले 3 साल में कैसे हम डबल कर सकते हैं, मैं समझता हूँ इस कार्यशाला में ये तय होना चाहिए। एक 3 साल का एक्शन प्लान और एक 10 साल का एक्शन प्लान। मुझे लगता है कि वो 3 साल का एक्शन प्लान डुएबल हो, जो हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ी बात के चक्कर में मैं नहीं हूँ। मैं विशेषज्ञों से, खासतौर से जो डॉक्टर मंगला राय जी, दलोई साहब और भी जितने लोग हैं, और प्रगतिशील किसानों से जिन्होंने सीधा खेत में अनुभव किया, हरियाणा से हमारे भाई आए हैं, इनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ा हमारे किसानों को आप जरूर गाइड करिए, क्योंकि आपका जो ज्ञान होगा वो किसी ज्ञान से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपका ज्ञान अनुभव पर आधारित ज्ञान है, उससे सीधे लाभ मिलेगा। तो मैं अनुरोध, और दुल्लू साहब से मैं अनुरोध करूँ कि एक डॉक्टर मंगला राय साहब की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति आप बना दीजिए, जो एक फाइनल ब्लूप्रिंट हमारे लिए तैयार कर दे। एक बात का हम जरूर भरोसा दे सकते हैं कि उसके लिए न पैसे की कमी होगी और न उसे लागू करने में कोई कोताही होने दी जाएगी, वो जरूर हम करेंगे, ये हमारा काम है। और इसी से मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो भी सकता है। एक अंग्रेजी में बात कही जाती है कि इफ यू कैन इम्प्रूव द एग्रीकल्चर यू विल इम्प्रूव द वर्ल्ड। ये क्षमता कृषि में है, ये बात कही जाती है। और इसलिए मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 सालों में कृषि के क्षेत्र में ढेर सारे बदलाव किए और अनेक स्टेक होल्डर से चर्चा की है, और मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं देश में। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो पोटेंशियल है, जो हमारी संभावनाएं हैं, मैं समझता हूं वो असीम है। उसको अधिक से अधिक हम कैसे टैप कर सकें, मंगला राय जी ने विस्तार से पहले ही बताया, मैं उस के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक बड़ा तबका है किसानों का जिनके लिए अभी भी खेती वायबल नहीं है, स्टेडी नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं हो पाई। तो इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। और लैंड रिसोर्सेज का 50% उपयोग ही हम कर रहे हैं, संभावना है 200% से ज़्यादा का हम उपयोग कर सकते हैं। और करीब करीब 13.5-14 लाख किसान परिवार हैं और 12 लाख हेक्टेयर
जो ज़मीन है हमारे पास वो कृषि लायक है। अब भविष्य में हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी होगी। मिल्क प्रोडक्शन में मुझे बताया गया, आप लोगों ने सुना है कि मिल्क डेफिसिट स्टेट था। आज हमारे पास दूध की कमी नहीं, हम सरप्लस होने की स्थिति में हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा पैसा हम अपने मिल्क प्रोड्यूसर को दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा, जानबूझ करके मैंने कहा कि अमूल जो पैसा देता है उससे ज़्यादा पैसा हम यहाँ देते हैं। ये जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, ठीक है, अमूल ही हमारी मेंटरिंग कर रहा है, लेकिन 48 रुपये 35 पैसा पर लीटर हम किसान को दे रहे हैं। और मैक्सिमम पंजाब और हरियाणा में 45-46 रुपये से ज़्यादा किसी किसान को नहीं मिल रहा है। अभी 1.5 लाख लीटर मिल्क की प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं। हमारा प्लांट आने वाले कुछ दिनों में और शुरू होगा। हमारा लक्ष्य है कि 3 साल के अंदर 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हमें निश्चित रूप से करनी है। इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सोडी साहब आए हुए हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं, कल मिले थे मुझे, इनको अभी आप लोग सुनेंगे और मैं आभारी हूं उनका। वो काफ़ी हमारी इस मामले में मदद कर रहे हैं। मिलेट मिशन जो अगला वर्ष है 2023, मैं समझता हूं कि मिलेट ईयर के रूप में जाना जाता है। इसके लिए भी हमें योजना बनानी होगी। आज 2022 में हम हैं कि 2023 में हम कैसे इसका सदुपयोग कर सकें, अधिकतम उपयोग कर सकें, ये हमको निश्चित रूप से देखना पड़ेगा और इसमें कोशिश हमें करनी पड़ेगी। फार्म मैकेनाइजेशन, क्रेडिट फ्लो, इरिगेशन, सीड रिप्लेसमेंट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, अनेक विषयों पर 2 साल में अपनी समझ के अनुसार थोड़ा बहुत या ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि सही तरीके से क्या हमारे लिए सबसे बेहतर रास्ता हो सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी। क्योंकि शर्मा साहब मुझे बहुत बुलाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, इस कास्ट कश्मीर में भी मुझे अनेक बार जाने, तो मैं एक ही बात कहा हूँ, भाई ये लैब वाला काम बंद करके फील्ड तक ले जाइए। क्योंकि लैब में तो हम लोग बहुत कुछ कर देते हैं, जब फील्ड में जाते हैं तो वो प्रभाव हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे दोनों कुलपतियों ने, दोनों इंस्टीट्यूट ने काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि मेहनत की है और किसानों का जिस तरह से मेंटरिंग और सहयोग किया, मैं निश्चित रूप से इनका आभारी हूँ। आजकल कृषि के मिशन 4.0 में एक नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो, इसकी चर्चा हो रही है। प्रिसिशन एग्रीकल्चर यानी यथार्थ खेती। अब पूरे गांव के खेत की सॉयल एनालिसिस से लेकर सीड प्लांटिंग, उसमें कीटनाशक स्प्रे, फसल की मॉनिटरिंग, इरिगेशन, सभी कुछ ड्रोन तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है। अब इन सब विषयों पर मैं जानकार नहीं हूँ, विशेषज्ञ लोग चर्चा करेंगे और इसकी एक रणनीति बनाएंगे। हाई डेंसिटी प्लांटेशन अधिक से अधिक बढ़ावें हम। ये अभी जिस अनुपात में हम चाहते हैं उस अनुपात में नहीं बढ़ा पाए हैं। हमने जो लक्ष्य रखा है 55,000 हेक्टेयर का पूरा करने का, जिस गति से अभी हम चल रहे हैं, मुझे लगता है कि जो समय सीमा हमने निर्धारित की है उस समय सीमा में हम नहीं पूरा कर पाएंगे, इसलिए उस गति को हमें बढ़ाना होगा। 2 मुख्य बातें मुझे समझ में आती हैं कि एक तो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सिस्टम फंक्शनल नहीं है बहुत अच्छे तरीके से। पिछली बार मैंने जम्मू में जब कोऑपरेटिव का रिव्यू किया था, थोड़ा हम लोग कोशिश किए हैं कोऑपरेटिव आगे बढ़े। मुझे लगता है कि खेती के लिए सहकारिता का भी बड़ा, मैं समझता हूँ दोनों का चोली दामन का संपर्क है। सबने चर्चा की कि लैंड होल्डिंग हमारी कम है, लेकिन वो हम लोग जब बचपन में थे, बुरा तो किसी ने मुझे कहा कि एक सहकारी, मैंने कोऑपरेटिव लीडर थे जिन्होंने पटना रेलवे स्टेशन के जंक्शन को ही किसी बैंक को गिरवी रख दिया। तो उस तरह की कोऑपरेटिव हम लोग नहीं चाहते हैं। रियल में वो किसानों की कोऑपरेटिव हो, किसानों के हित के लिए काम करे, और उस दिशा में टुल्लू साहब हम सब लोगों को मिल करके काम करना होगा और सहकार की भावना से वो काम शुरू किया जाए, जिसमें किसान तो हो ही, मुझे लगता है कि उसमें काम करने वाले आदमी के हित को भी हम ध्यान में रखें।
अभी पिछले 15 तारीख को एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान हम लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर का काफ़ी परिश्रम से बना है। अब उस एक्सपोर्ट प्लान में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा योगदान हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का ही हो सकता है। इसको कैसे हम करें, इस पर मुझे लगता है कि हमें काम करने की ज़रूरत है। नेशनल सैफरन मिशन ने निश्चित रूप से सैफरन के किसानों की आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी की है, लेकिन अभी भी पैदावार 5 किलो पर हेक्टेयर नहीं गई। ये लक्ष्य मुझे लगता है कि कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। अभी 4.65 या 4.75 केजी ही पर हेक्टेयर हम पैदा कर रहे हैं। दाम में इजाफा हुआ है, लेकिन यील्ड में भी इजाफा हो, इस पर साइंटिफिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और डॉक्टर गनई और उनकी टीम से मैं अपेक्षा रखूँगा कि ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं हो सकता है। बापू महात्मा गांधी की एक बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि पानी की बूंदों से समुद्र बनता है, क्योंकि बूंदें आपस में मिलकर पूरी तरह एक हो जाती हैं और एक दूसरे में से अलग नहीं होती। आदमियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है और इसलिए मैं इस पर विश्वास रखता हूं कि सहकार की संस्कृति यदि हम विकसित कर सके, खास तौर से जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों में ये संस्कृति अगर हम डेवलप कर सके, और वो हम नहीं कर पाएंगे, वो आपको करना होगा, तो निश्चित रूप से हम स्वावलंबी बन सकते हैं। मार्केट फोर्सेस और जो आधुनिकीकरण और क्लाइमेट चेंज के जोखिम हैं, इन पर किस तरह से हम आगे बढ़ें, इस पर भी कुछ काम हमें करना होगा। हमारा पूरा इकोसिस्टम जो एक दूसरे का विरोधाभासी न हो, एक दूसरे का पूरक हो, ये 2 दिन में निश्चित रूप से इस पर आप सब चर्चा करेंगे। कल भी हम लोग रहेंगे और सुनेंगे हम लोग दिन भर कि मैंने डुल्लू साहब से अनुरोध किया है कि ये समिति हमारी जो है एक बन जाए, और मंगला राय जी से मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि ये देश में आपने बड़ा काम किया है, ये जम्मू कश्मीर के लिए भी मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे दोनों कुलपति और हमारे जो यहाँ के कृषि वैज्ञानिक हैं तो लगे, आप थोड़ा समय दे करके हमारी कार्य योजना को मूर्त रूप देने में हमको आशीर्वाद दीजिए। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से आपके प्रति इसके लिए आभार भी व्यक्त करूँगा। और एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के बारे में प्रेजेंटेशन है, उसमें चर्चा होगी, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। पोस्ट हार्वेस्ट जो नुकसान हो रहा है, पहले से हमारी कैपेसिटी बढ़ी है लेकिन अभी भी नुकसान ज़्यादा है, इन सारे विषयों पर 2 दिनों में चर्चा हो और क्या क्या किया जा सकता है। मैं समझता हूँ आज इससे ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर के, मुझे लगता है कि इनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। सरकारी तौर पर हमने ये कहा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं खास तौर से, ये जिनके जितने स्टार्टअप लेकर के आएंगे, तो इंडस्ट्री को जैसे हम ज़मीन दे रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं, इनको हम रियायती दर पर, क्योंकि ये कल्चर हमारे यहाँ बढ़े, जितनी सुविधा होगी उस प्रशासन की ओर से इनको हम सुविधा देने का काम जरूर करेंगे। वायबल और रिलायबल प्रोजेक्ट्स को जितना कम समय में हरी झंडी दी जा सके, मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और मैं पहले ही कहा कि लैब टू फील्ड और फील्ड टू मार्केट, ये सिद्धांत एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन का अगर हम लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें लाभ होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पर्याप्त दोहन जहाँ लाभकारी है, वहाँ एक चुनौती भी है, और पिछले कुछ सालों में एक्सटेंशन सर्विसेज के क्षेत्र में हमने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन अभी भी उसे हम आकांक्षाओं के अनुरूप सशक्त नहीं बना सके, और इसलिए किसानों से अस्थायी संवाद, मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल, और मुझे लगता है कि अब तो किसान से संबंधित जो जानकारी है वो ओपन डेटा प्लेटफार्म भी हम तैयार करके, क्योंकि
अभी एक यंग किसान को हम सुन रहे थे, और मैं नहीं मानता हूं कि किसानी करने के लिए लोग अब आने वाले नहीं, लोग आएंगे बशर्ते उनको ये विश्वास हो सके कि बाकी जो दूसरे काम हम कर रहे हैं उससे बेहतर जिंदगी हम यहाँ गुजार सकते हैं, तो निश्चित रूप से लोग आएंगे। उसके लिए जो भी कोशिश करनी होगी वो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। मैं इससे ज़्यादा आज कुछ न कहते हुए सभी बाहर से आए हुए वैज्ञानिकों का, जम्मू कश्मीर के दोनों हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का और डुल्लू साहब को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। इस महत्वपूर्ण विचार मंथन से जो अमृत निकलेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि अमृत जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी सुधारेगा, लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव लाएगा और स्वाभाविक रूप से आर्थिक संपन्नता भी आएगी। और किसान है, इसलिए एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ। एक बात सबको अपने जहन में बैठा लेना चाहिए कि विकास वहीं होता है जहाँ शांति होती है। अशांति में विकास दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ है, और ये बात सबके जहन में, क्योंकि केवल प्रशासन करेगा, सरकार करेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी, ये केवल इनका जिम्मा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बात आपको भी निश्चित रूप से बैठा लेनी चाहिए। पिछले 2 वर्षों में बहुत कुछ बदला है, मैं उस पर कोई भाषण नहीं देना जा रहा हूँ, आप सब इससे परिचित हैं। देश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आज जम्मू कश्मीर में आ रहा है। मुझे याद है, मैं 8 अगस्त 2020 को आया था। श्रीनगर एयरपोर्ट से 32 फ्लाइट ऑपरेट करती थी, आज 110 कर रही हैं। जम्मू एयरपोर्ट से 8-10 फ्लाइट चलती थी, आज 54 फ्लाइट चल रही है। कनेक्टिविटी की बात, जम्मू से चल करके श्रीनगर आने में 10 घंटे लगते थे, आज 5 घंटे में लोग आ रहे हैं। और वो जो स्ट्रेच है वो अगले साल तक बन जाएगा, तो आराम से 4-4.5 घंटे में आ जाएंगे। रेल कनेक्टिविटी कश्मीर से कन्याकुमारी अगले साल हो जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम 1 लाख करोड़ के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। ढेर सारे ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये बात पसंद नहीं आती है। खासतौर से जो हमारा पड़ोसी है, उसे ये बात पसंद नहीं आती है कि आखिर यहाँ टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, यहाँ इंडस्ट्री कैसे आ रही है, यहाँ की इकानमी कैसे ग्रो कर रही है। वो जानबूझ करके कुछ न कुछ षड्यंत्र करता है और कुछ लोग उसमें शिकार हो जाते हैं। मैं आप सभी किसान भाइयों से जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जहाँ शांति है वहाँ विकास नहीं हो सकता है। अगर वास्तव में जम्मू कश्मीर को विकसित करना है तो यहाँ शांति स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, बाकी कोई काम इससे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस जी जान से काम में जुटी हुई हैं कि आप लोग अमन चैन से रहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात मैंने कहा पसंद नहीं है। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। उस नीति पर हम इसलिए कायम है कि हम नहीं चाहते हैं किसी बेगुनाह आदमी के साथ कोई भी गलत काम हो। लेकिन कुछ साजिशें हो रही हैं, जानबूझ करके सिक्योरिटी फोर्सेस को उत्तेजित किया जाता है कि इनसे कोई गलती हो जाए, ताकि आम आदमी, आम किसान, आम नौजवान सड़क पर आए। वो गलती हम नहीं करेंगे, किसी हाल में नहीं करेंगे। लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी का, अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आर्थिक रूप से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना पड़ेगा, तभी जम्मू कश्मीर जो मुकुटमणि था भारत का, फिर से मुकुटमणि हो सकता है। इतनी ही बात कह करके मैं आए हुए अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जम्मू कश्मीर की ओर से, और एक बार विशेष प्रार्थना करता हूं इस 2 दिनों की कार्यशाला में आप सब एक स्पष्ट रणनीति हमारे लिए बनाइए। हम उस पर जरूर चलेंगे और जम्मू कश्मीर के किसानों का भविष्य सुंदर हो, समृद्ध हो, इसकी हर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।